नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। खबरदार में आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू ईयर प्लान का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आज पीएम ने दिल्ली में 19 एक्सपर्ट्स के साथ एक बड़ी मीटिंग की है। इसमें 15 बड़े मंत्रालयों के सचिव भी थे और नीति आयोग की पूरी टीम भी मोदी के साथ मौजूद थी। आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? कुछ कर दिखाने के लिए बनाया कि नहीं बनाया? आपने मुझे काम दिया है चौकीदार का। उनको लग रहा है ऐसा कैसा चौकीदार आ गया, चोरों के सरदारों पर ही पहले वार कर रहा है। काला मन भी जाना चाहिए, काला धन भी जाना चाहिए। केंद्र में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी। दोपहर को देहरादून में रैली, शाम को दिल्ली में सीक्रेट मीटिंग। नए साल पर क्या नया एक्शन होने जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या चल रहा है? ये सवाल बंद दरवाजों के बीच नीति आयोग की उस सबसे बड़ी मीटिंग से उठे हैं जो आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी। नीति आयोग के चेयरमैन के नाते पीएम ने आज दिल्ली के योजना भवन में बड़ी मीटिंग की। इसमें विशेष तौर पर 19 लोगों को बुलाया गया, जिसमें पत्रकार, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री शामिल थे। नीति आयोग की मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के 15 सचिवों को भी बुलाया गया था। इस मीटिंग में पीएम के अलावा वित्त मंत्री और नीति आयोग के सब कर्ता धर्ता भी शामिल थे। First we did agriculture, then we did the jobs, skills and education, and lastly we went to the budget set of issues. So that's the roadmap. Then, of course, once that was done, Finance Minister spoke for 2 minutes, very brief remarks by the Finance Minister, and after that the Prime Minister spoke for about 15 minutes or so. आज की ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नोट बैन की डेडलाइन अब सिर्फ 3 दिन ही दूर है। 30 दिसंबर के बाद सरकार की क्या प्लानिंग है और आगे सरकार का एक्शन प्लान क्या होगा, ये सवाल सबके मन में चल रहे हैं, क्योंकि कैश की किल्लत 30 दिसंबर के बाद भी खत्म होने के कोई संकेत नहीं है। कैश की किल्लत से सामान्य कारोबार पर असर पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है। कैश की किल्लत से किसानों को भी बहुत दिक्कत है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सरकार के सामने चैलेंज है कि समय और सब्र दोनों कम है और इसी से निपटना है, क्योंकि विपक्ष इन्हीं मुद्दों के कंधे पर राजनीतिक बंदूक से सीधे पीएम पर निशाना साध रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 30 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है। खाली पॉलिटिक्स करने के लिए पॉलिटिक्स, इतना दिन कैसा चलेगा? इसमें अच्छा दिन नहीं होता है। पॉलिटिक्स में काटी सिक करके एक चीज होता है। आप आ जाए पॉलिटिक्स में, कल आपका गवर्नमेंट नहीं रहेगा, कल और भी कोई आ सकता है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो कल आपका भी खिलाफ में ऐसा ही हो सकता है। ये क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। आज देश में मोर देन इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। इट इज नॉट इमरजेंसी, इट इज सुपर इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि जिस जनता की परेशानियों का हवाला देकर विपक्ष नोटबंदी का विरोध कर रहा है, ममता बनर्जी सुपर इमरजेंसी बताकर पीएम से इस्तीफा मांग रही हैं। राहुल गांधी नोटबंदी को बेकार बता रहे हैं, उसी जनता को मोदी अपना रक्षा कवच बता रहे हैं। देहरादून में आज पीएम ने नए राजनीतिक डायलॉग मारे। अगर देश की गरीब जनता का मुझे साथ न होता तो ये लोग पता नहीं मेरा क्या क्या कर देते जी। अभी भी इसी फिराक में है कि मौका मिल जाए तो टूट पड़ेंगे मोदी के ऊपर, लेकिन उनको पता नहीं है 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच करके बैठा हुआ हूं। जब तक 125 करोड़ देशवासियों का रक्षा कवच है, देश को लूटने वाले हम पर उंगली नहीं उठा पाएंगे, उंगली नहीं। ये तो विपक्ष से राजनीतिक लड़ाई का जवाब देने वाले डायलॉग हैं,
लेकिन इस राजनीति के बीच सरकार और खास तौर पर टीम मोदी का बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, जिसमें पीएम के सीक्रेट न्यू ईयर प्लान को एक्शन में लाने की बातें भी हैं। टैक्स चोरों पर सरकार की निगाह है और आगामी बजट में इनकम टैक्स में छूट के साथ साथ टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार का रुख और कड़ा हो सकता है। ये संकेत अर्थशास्त्रियों के साथ आज प्रधानमंत्री की हुई बैठक में भी मिले। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि देश की जनता टैक्स देने के खिलाफ नहीं, लेकिन उसके बदले उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का फर्ज है। नोट बैन के बाद बेनामी लेन देन पर सख्ती, और फिर इससे आगे क्या, यही सवाल लेकर नया साल आने वाला है। नए साल की शुरुआत के 31 दिन बहुत दिलचस्प हैं, क्योंकि इन्हीं 31 दिन में बजट भी आने वाला है। विधानसभा चुनाव की डेट भी निकलने वाली है। नोटबंदी के फायदे नुकसान का आकलन भी बाकी है और देश की आर्थिक गाड़ी का आगे का रोड मैप भी सामने आएगा। आज तक ब्यूरो। बड़े अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, ये भी हम आपको विस्तार से आइए बताते हैं। नोटबंदी के बीच प्रधानमंत्री की इस बड़ी मीटिंग में खासतौर पर टैक्स चोरी से निपटने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते या इससे बचते हैं। लोग ये देखना चाहते हैं कि जो वो टैक्स दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं। इस बात पर भी सुझाव आए कि टैक्स सुधार कैसे किया जाए और टैक्स दरों को कैसे कम किया जाए। प्रधानमंत्री की इस मीटिंग में जॉब स्किल्स को लेकर एजुकेशन और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग पर भी सुझाव आए। आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए चीन के मॉडल को अपनाने के सुझाव भी मीटिंग में दिए गए। इस मीटिंग के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने मीडिया से बातचीत की। मीटिंग की बातें उन्होंने बताई, लेकिन नोटबंदी के सवाल को अरविंद टालते हुए दिखे। जिन एक्सपर्ट्स को मीटिंग में बुलाया गया था वो भी मीडिया से बात किए बिना ही चले गए। यानी नोटबंदी पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्शन टीम अभी कुछ नहीं बोलना चाहती। नोटबंदी के बीच आज सबसे ज्यादा राजनीतिक खलबली मचा देने वाली खबर मायावती की पार्टी बीएसपी के बारे में रही है, जिसके एक बैंक अकाउंट में 104 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कैश में जमा होने का पता चला। नोटबंदी के बाद बड़े अमाउंट का कैश जमा करने पर निगरानी रख रहे ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को पता चला है कि नोटबंदी के बाद 31 दिन में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अकाउंट में हर दूसरे या तीसरे दिन 15 से 17 करोड़ रुपए का कैश जमा करवाया गया। बेचैनी बढ़ा देने वाले इस खुलासे के बाद मायावती बेहद गुस्से में हैं। मायावती ने 104 करोड़ रुपए के जमा कैश को पार्टी को मिला चंदा बताया और बीजेपी से भी मायावती ने यह कहा कि वो भी अपने अकाउंट के बारे में सबको बताए। आखिर में मायावती ने उत्तर प्रदेश चुनाव के बैकग्राउंड में दलित कार्ड भी खेल दिया। एक पार्टी, एक बैंक अकाउंट और 104 करोड़ 36 लाख रुपए का कैश। मायावती की पार्टी के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए कहां से जमा हुए? 10 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच जमा 104 करोड़ 36 लाख रुपए कैश का सच। हम लोग करोल बाग में हैं और यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। यूनियन बैंक में बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी का अकाउंट है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीएसपी के अकाउंट में 104 करोड़ रुपए जमा पाए हैं। आपको बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगभग 50 बैंकों की जांच पड़ताल कर रही है और यहाँ पे जो है बीएसपी के अकाउंट में 104 करोड़ रुपए 500 और 1000 की करेंसी में जमा हुए हैं जब से ऐलान हुआ है नोटबंदी का। ये दिल्ली के करोल बाग में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वो ब्रांच है जिसमें मायावती की पार्टी बीएसपी के अकाउंट में नोट बैन के बाद से 104 करोड़ 36 लाख रुपए कैश जमा होने के बारे में प्रवर्तन निदेशालय ने पता लगाया है। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के बैंक अकाउंट में नोट बैन के बाद से
102 करोड़ रुपए के 1000 के पुराने नोट जमा करवाए गए। 2 करोड़ 36 लाख रुपए के 500 के पुराने नोट जमा करवाए गए। 10 नवंबर से 9 दिसंबर के करीब 8 बार अकाउंट में कैश जमा हुआ, जिसमें 10 नवंबर को 36 लाख रुपए, 2 दिसंबर को 15 करोड़ रुपए, 3 दिसंबर को 15 करोड़ 80 लाख रुपए, 5 दिसंबर को 17 करोड़ रुपए, 6 दिसंबर को 15 करोड़ रुपए, 7 और 8 दिसंबर को 18 करोड़ रुपए और 9 दिसंबर को 5 करोड़ 20 लाख रुपए कैश जमा करवाए गए। करोल बाग के जिस बैंक में बीएसपी का अकाउंट है और जहां 104 करोड़ 36 लाख का कैश नोट बैन के बाद 31 दिन में जमा किया गया, उसी बैंक में बीएसपी के अध्यक्ष मायावती के भाई आनंद कुमार का भी अकाउंट है, जो बेनामी प्रॉपर्टी के मामले में पहले से ही सरकार की एजेंसियों के रडार में है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक नोट बैन के बाद करोल बाग के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आनंद कुमार के बैंक अकाउंट में भी 1 करोड़ 43 लाख रुपए जमा हुए हैं। इनमें 18,98,000 रुपए के पुराने नोट जमा करवाए गए, जबकि बाकी रकम इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ट्रांसफर की गई थी। इस वक्त हम दिल्ली से सटे नोएडा में मौजूद है। दरअसल ये आनंद निवास है, जी हाँ, आनंद कुमार का घर है, मायावती के जो भाई हैं उनका ये घर है, आलीशान घर है। आप देख सकते हैं जो गेट पर जो है हाथी का जो चिन्ह है वो भी बना हुआ है। इसने संपर्क भी करने की कोशिश की, हालांकि रिस्पांस कोई नहीं मिल रहा है, लेकिन जो अंदर से आवाज है उन्होंने कहा साफ साफ कि जो आनंद कुमार है यहाँ कभी कभी आते हैं, उनका ये घर है। ये भी पता चला है कि नोएडा में उनकी तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो मायावती के भाई हैं। यहाँ पर आनंद कुमार मौजूद नहीं, लेकिन उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं B182 सेक्टर 44 नोएडा का ये मकान है। मायावती के भाई आनंद कुमार पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं, जिसकी जांच भी चल रही है और जिसके बारे में हम आपको कल भी खबरदार में भी बता चुके हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही मायावती को इससे भी ज्यादा बेचैन करने वाली खबर आई, जब नोट बैन के बाद से बड़ी मात्रा के कैश डिपॉजिट और संदिग्ध लेन देन को ट्रैक करने में लगे प्रवर्तन निदेशालय की पकड़ में बीएसपी का वो बैंक अकाउंट आया जहां नोट बैन के बाद हर दूसरे तीसरे दिन 15 से 17 करोड़ रुपए तक जमा किए गए, जबकि इसी अकाउंट में सितंबर में सिर्फ 12 करोड़ रुपए जमा हुए थे और अगस्त में 21 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, जबकि अक्टूबर में 1 भी रुपया जमा नहीं किया गया। तो ये तो पार्टी का पैसा है, तो जब पार्टी का पैसा है और हमारे दफ्तर में जमा है तो उस पैसे को क्या हम फेंक देंगे? क्या लोगों ने इकट्ठा किया है तो और उस पैसे को हमने कोई हेराफेरी करके नहीं, हमने उस पैसे को ईमानदारी निष्ठा से, पूरा हमारा एक एक पैसे का हिसाब है तो उसको पूरी ईमानदारी निष्ठा से तो उस पैसे को जमा कराया है। बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए का कैश जमा होने के खुलासे के बाद मायावती आज गुस्से में दिख रही थी। उन्होंने आज 6 बड़ी बातें कही। मायावती ने कहा कि जमा की गई रकम वो चंदा है जो नोटबंदी के पहले इकट्ठा हुआ था। 31 अगस्त के बाद से बिजी होने की वजह से पैसा जमा नहीं कराया गया था। चंदा देने वाले सहूलियत के हिसाब से 500 और 1000 के बड़े नोट लाते हैं। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार पर लगे आरोपों का भी बचाव किया। बीजेपी से भी कहा कि उसके अकाउंट में जमा हुई रकम भी सबको बताएं। दलित कार्ड खेलते हुए ये भी कह दिया कि बीजेपी नहीं चाहती कि दलित की बेटी सत्ता में आए। जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग ये कतई भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ एक दलित वर्ग की बेटी के हाथों में केंद्र व आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी आए। अपने द्वारा बड़ी संख्या में नोटबंदी के बाद जो सैकड़ों करोड़ रुपए जमा किए गए हैं उसे दलितों के खिलाफ विरोध बताया जाएगा। क्या कहना चाह रही है मायावती जी कि मेरा भ्रष्टाचार दलितों के खिलाफ संघर्ष माना जाएगा? मायावती को लगता है कि उनकी पार्टी के बैंक अकाउंट में जमा किए गए करोड़ों रुपए कैश का खुलासा उनकी पार्टी पर सियासी स्ट्राइक जैसा है और इसे यूपी चुनाव के बैकग्राउंड में देखना चाहिए। लेकिन ये जरूर सच है कि इस खुलासे ने बहन जी को बेचैन कर दिया है, जिसमें आखिर में उन्हें दलित कार्ड भी खेलना पड़ा। दिल्ली से मौसमी सिंह और चिराग गोठी के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।
नियमों के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल को 20,000 रुपए से कम के चंदे का स्रोत बताना जरूरी नहीं है और इसी नियम का फायदा उठाकर सभी राजनीतिक दल अपने पार्टी फंड को भरते हैं। पार्टी फंडिंग को लेकर पारदर्शिता पर नई बहस छिड़ी हुई है। चुनावों में ब्लैक मनी के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकारी फंडिंग से चुनाव कराने की भी बात हो रही है, लेकिन सवाल नेताओं की नीयत को लेकर उठता रहा है कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कैशलेस लेनदेन की राह पर चलने के लिए कह रहे हैं। बीजेपी के सांसदों और नेताओं को डिजिटल पेमेंट का पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने कैशलेस की राह पर कितने कदम आगे बढ़ाए हैं? इस सवाल का रियलिटी चेक करने के लिए हमने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बीजेपी कार्यालयों और बीजेपी सरकार वाले राज्यों में विधानसभाओं और मंत्रालयों का रियलिटी चेक किया है, जिसमें हमने ये जांचा है कि बीजेपी में कैशलेस कल्चर की क्या हालचाल है। कैशलेस सिस्टम के इस रियलिटी चेक में बीजेपी पास हुई है या फेल, खुद आप देखिए और आप खुद ही फैसला भी कीजिए। नोटबंदी के बाद पॉलिटिकल पार्टियों में क्या कैशलेस शुरू हो गया है, यह जानने के लिए हम बीजेपी दफ्तर की कैंटीन में पहुंचे हैं। अन्नपूर्णा कैंटीन है, यहां देखते हैं कि कितनी कैशलेस हुई है ये कैंटीन। नोटबंदी जब से शुरू हुई है कैशलेस शुरू किया आप लोगों ने? जी सर किया है। ये क्या है? ये तो है स्वैपिंग मशीन है सर। स्वैपिंग मशीन? जी 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 कैशलेस है वो पेमेंट, और अपना जो है ये पेटीएम से भी पेमेंट लेते हैं, प्लस स्वैपिंग से भी करते हैं। तो कितना कैशलेस की तरफ लोग बढ़े हैं? कैश कितना है, कैशलेस कितना है? पहले के अपेक्षा जो है 70% आदमी जो है पेटीएम और कार्ड स्वैपिंग से कर रहे हैं। आप पेमेंट जी कार्ड से कर रहे हैं? जी कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। क्या लिया आपने, क्या खाया? जी हमने 2 थाली ली है, तो उसका हमें कार्ड से पेमेंट करना है। कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि बीजेपी मुख्यालय की जो कैंटीन है अशोक रोड पे, वो डिजिटल की तरफ बढ़ रही है और काफी काम उन्होंने कहा कि हम लोग डिजिटल में करना शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लोग काफी तादाद में देश भर से लोग यहाँ पे आते हैं, पार्टी वर्कर खाना खाते हैं और उनमें से काफी लोग कहना है कि वो लोग डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस प्रकार नोटबंदी के बाद बीजेपी ने की जो कैंटीन है कैशलेस की ओर बढ़ी और सरकार की कोशिश भी यही है कि जो कैशलेस की ओर बढ़ेगा उनको इनाम भी दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के पूरा मंत्रिमंडल जो है वो लोगों को कैशलेस होने की सलाह दे रहा है, तब बीजेपी के दफ्तरों, उसके नेताओं, उससे जुड़े लोगों, कार्यकर्ताओं का क्या हाल है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली प्रदेश कार्यालय में हैं और ये दिल्ली प्रदेश कार्यालय की कैंटीन है और इसमें जाकर के हम देखते हैं कि यहाँ कितना कैशलेस सिस्टम है। इसकी जो रियलिटी है वो चेक करते हैं, जमीनी हकीकत चेक करते हैं। चलिए हम कैंटीन के अंदर आ गए हैं और कुछ सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। बताइए बालूशाही कैसे दी है? 10 रुपए की है। चलो एक बालूशाही दे दीजिए। पैसे कैसे लोगे? मोबाइल उससे ले सकते हो? अभी सर पेटीएम यहाँ पर नहीं लगा सर। तो कोई दूसरा तरीका है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? नहीं सर, बिलिंग से सर कैश कर रखे। वो हमारे ऑनर है ना, उनके पास अभी कागज पड़े हुए अप्लाई कर रखे पर अभी लगे नहीं है। एक कैंटीन टूटने वाले है कुछ दिनों में उसके। अच्छा, तो अभी यहाँ किसी ने बोला भी नहीं कि आपको ऐसे मोबाइल से लेना है? नहीं, अभी तो फिलहाल बोले नहीं है, लेकिन हम लगाएंगे पर अभी नहीं लगाएंगे। जब ये टूटने वाले है उसके बाद में लगाएंगे। और अप्लाई कैसे आप पैसे कैसे लेते हो? कोई यदि मैं ये ले रहा हूँ तो इसका पैसा कैसे लोगे आप? नगद में लेते हैं सर। और कोई तरीका नहीं है? मेरे पास नगद नहीं है, तब क्या तरीका होगा? नहीं सर, अभी तो फिलहाल कोई तरीका नहीं है हमारे पास। ये बीजेपी दिल्ली प्रदेश की दफ्तर की कैंटीन है और यहाँ पर फिलहाल कैशलेस नहीं है सिस्टम। सिर्फ मोबाइल वॉलेट ही नहीं, किसी भी तरह से आप यहाँ पर पेमेंट नहीं कर सकते हैं सिवाय नगद के। आप भी तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं? हाँ, बीजेपी से ही है हम। कैशलेस नहीं हुए आप भी? अभी नहीं, अभी कैशलेस हुए नहीं। अभी कैशलेस तो चल ही नहीं रहा। अभी वो सारे कैश लेती है। वो कहते हैं जी नहीं जी हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं चल। चलिए, तो ये स्थिति है फिलहाल दिल्ली बीजेपी दफ्तर की, जहां पर कैशलेस का हमने रियलिटी टेस्ट किया, लेकिन कैंटीन में ये जो टेस्ट है वो फेल हुआ। कैशलेस अर्थव्यवस्था और कैशलेस
ट्रांजैक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत जोर दिया है और इसको लेकर प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लेकिन वाकई क्या बीजेपी अपने दफ्तरों में, यानी बीजेपी के जो कार्यालय हैं वहाँ खुद ये व्यवस्था अब लागू हो गई है कि नहीं, यही जानने के लिए हम यहाँ पर इस वक्त पटना के बीजेपी जो हेड ऑफिस है पटना में बिहार का, बीरचंद पटेल वहाँ पहुँचे हुए हैं। और सबसे जो आसानी से आपको एक चीज़ यहाँ मिल सकती है वो कैंटीन होता है, जहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं, यहाँ पर स्नैक्स, लंच या फिर डिनर की व्यवस्था यहाँ पे होती है इस वक्त। लेकिन कैंटीन यहाँ पर बंद है क्योंकि हमें बताया गया है कि तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं वो मुजफ्फरपुर गए हुए हैं, उनका वहाँ प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। लेकिन जो लोगों से हम लोगों ने यहाँ पर बात की तो पता चला कि यहाँ पर अभी तक कैशलेस की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई किसी तरह का स्वाइप मशीन ये सब अभी यहाँ पर नहीं लगाया गया है। तो आखिर बीजेपी कार्यालय में अभी तक क्यों कैशलेस की व्यवस्था नहीं की गई है? बात करते हैं संजय मयूख है जो उपाध्यक्ष भी हैं बिहार बीजेपी के। संजय जी, कैशलेस पे इतना जोर प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन बीजेपी के दफ्तरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर पटना में अभी तक कैशलेस की व्यवस्था नहीं हुई है। नहीं, देखिए कैशलेस की दिशा में लगातार प्रयास जारी है और बहुत जल्द सब लोग इस दिशा में काम करने लगेंगे क्योंकि ये व्यवहारिक चीज है। अभी तक तो बीजेपी दफ्तर में किसी तरह की कैशलेस की सुविधा यहाँ पर शुरुआत नहीं की गई है, चाहे वो कैंटीन हो या बीजेपी का खुद का कार्यालय हो, लेकिन इनका मानना है कि ये एक व्यवहारिक चीज है और इसको बहुत जल्द जो है वो बीजेपी कार्यालय में भी लगाया जाएगा। हम इस वक्त लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में और रियलिटी चेक ही कर लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस कैशलेस का असर इनकी दफ्तर में कितना है। ये कुछ दुकानें हैं जो इस वक्त पार्टी दफ्तर के भीतर हैं, लेकिन क्या पार्टी खुद कैशलेस हो पाई है? पार्टी के भीतर जो लोग हैं, जहां दुकानें चलती हैं, वहां क्या कार्यकर्ता किसी तरीके से कैशलेस या लेस कैश की स्थिति में है? पूछ लेते हैं उन्हीं से। ये बताइए कि सब जगह कह रहे हैं लोग कि कार्ड से पेमेंट करो, पेटीएम करो, आपके पास क्या पेटीएम या फिर कोई कार्ड का सिस्टम है? नहीं, अभी तो नहीं है, हो जाएगा कुछ दिन के बाद। आप तो पार्टी दफ्तर में हैं और बीजेपी कुछ दिन में हो जाएगा ना। तो लोग क्या कैश ही दे रहे हैं? आप भी कैश ले रहे हैं? नहीं, कैश ही दे रहे हैं लोग, कैश ही ले रहे हैं। हाँ जी, लेकिन पार्टी के भीतर तो होना चाहिए सर। हाँ, होगा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, समय है वो भी हो जाएगा। नहीं, लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं जो इस वक्त यहाँ जमे हैं। ये बताइए कि मोदी जी का मिशन है कैशलेस करें, ज्यादा से ज्यादा कार्ड इस्तेमाल करें। आपकी पार्टी के दफ्तर के भीतर चाय, पानी, छोटी छोटी चीजें सब कैश में ही मिल रही हैं अभी तक, जबकि ठेले पे और जगह जगह लोगों ने कैशलेस करना शुरू कर दिया। नहीं, अब लोगों ने अप्लाई किया है, अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये रियलिटी वो चेक है जो कि तमाम पार्टी के जो दफ्तर हैं, इसमें हालांकि कैंटीन नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी दुकानें हैं, जो छोटी दुकानें हैं, फिलहाल वो यहाँ नगद में ही काम कर रही हैं। कोई कैशलेस हमें यहाँ नहीं दिख रहा। इस वक्त हम मौजूद है गुजरात विधानसभा की कैंटीन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालांकि ये कैंटीन है, ये अभी तक कैशलेस नहीं हुई है। यहाँ जो भी लोग आते हैं, जिसे भी जो भी चीज़ चाहिए उसे पैसे देकर वो चीज़ खरीदनी पड़ती है। यहाँ के मैनेजर है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपने अभी तक कैशलेस क्यों नहीं किया है? ना, नहीं, अभी नहीं किया। आपने अभी तक किया क्यों नहीं? बैंक ने भी यूज नहीं किया ना, बैंक ने हमको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आप कुछ भी और दूसरे इक्विपमेंट्स ला सकते हैं, पेटीएम या। हम तो तैयार है कैश लेने के लिए। बैंक क्या बोल रही है आपको? अभी तो बोला ही नहीं बैंक ने तो कुछ। जो लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है क्योंकि काफी छुट्टे पैसे चाहिए जब कैंटीन के अंदर उन्हें खाना होता है। तो गुजरात विधानसभा की कैंटीन है, वैसे में क्या मानेंगे कि सरकारी दफ्तरों में भी अभी कैशलेस नहीं हुआ? सही बात है, कैशलेस नहीं हुआ है, कैशलेस होना चाहिए। सरकारी दफ्तर है तो सबसे पहले वहीं इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, फिर जाके गवर्नमेंट हैज़ टू पुट अप देयर मार्क कि हम लोग यहाँ पे कैशलेस कर रहे हैं तो आगे कहीं कैशलेस होगा तो हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। अभी कॉन्फिडेंस है नहीं। इस वक्त हम है महाराष्ट्र के प्रशासकीय मुख्यालय मंत्रालय में, मंत्रालय की कैंटीन में हम इस वक्त है, लंच टाइम है। चेक करते हैं क्या मंत्रालय के सभी व्यवहार कैशलेस हो चुके हैं। यहाँ पर आपको कूपन खरीदना पड़ता है और कूपन खरीदने के बाद आपको अंदर जो है खाना सर्व किया जाता है। चेक करेंगे कि मंत्रालय में कैशलेस हो, पेटीएम हो, ये व्यवहार अब तक शुरू हुए या नहीं है। सर, नाश्त्याचं कूपन कार्ड एक्सेप्ट करते हैं? नाही, अजून नाही करत आहे। आणि मग पेटीएम वगैरे, पेटीएम किंवा जे नाही, ते अजून नाही, आता येणार आहे, अजून आलं नाही।
तो आपने देखा कि इस वक्त मंत्रालय में हमने 50 रुपए के ये कूपन खरीदे हैं। हमने वहाँ पर कार्ड देने की कोशिश करी, हमने वहाँ पर पेटीएम भी पूछा या फिर कोई भी यहाँ पर मोबाइल वैलेट है, यहाँ पर कोई उपलब्धता नहीं है। कैश देकर हमें ये कूपन यहाँ पर खरीदना पड़ा है। 50 रुपये का कूपन देने के लिए 100 रुपये के नोट हमने खुले करवाए और 50 रुपये हमें वापस मिले। तो फिलहाल महाराष्ट्र के इस मंत्रालय में फिलहाल कैशलेस इकोनॉमी या फिर कैशलेस व्यवहार जो है अभी तक शुरू नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन साई प्रसाद पाटिल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। कहना आसान होता है, करना मुश्किल, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। नोटबंदी के 50 दिन बाद जब बीजेपी खुद कैशलेस की डगर पर डगमगा रही है तो उसके नेता किस मुंह से लोगों को कैशलेस होने की नसीहत दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर आपके अकाउंट में 600 रुपए का बैलेंस हो, आप एटीएम में जाकर बैलेंस चेक करें और बैलेंस स्लिप में आपका बैलेंस आए 99,99,99,394 रुपए, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है एक पल के लिए आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर इतना सारा पैसा मेरे अकाउंट में आया कहां से। ऐसा ही हुआ है मेरठ की रहने वाली एक महिला के साथ, जिन्होंने एटीएम से बैलेंस स्लिप निकाली तो उनके होश उड़ गए। उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। मेरठ की रहने वाली शीतल यादव 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह पर टॉफी फैक्ट्री में पैकेजिंग की नौकरी करती हैं और उनके पति जिलेदार सिंह ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी में कर्मचारी हैं। शीतल यादव ने 2015 में मेरठ की इसी एसबीआई ब्रांच में जनधन अकाउंट खुलवाया था। 18 दिसंबर को शीतल ने एटीएम से बैलेंस स्लिप निकाली तो उनके खाते में 99,99,99,394 रुपए का बैलेंस दिख रहा था। तभी से शीतल यादव की नींद उड़ी हुई है। अब हमें पता नहीं कि कहां से आया पैसा, हम तो घबराए हुए हैं, हम तो परेशान हैं। हमें रात को नींद भी नहीं आती। 99 करोड़ रुपया आया है हमारे खाते में और हमारे खाते में कुल 500 से 600 रुपए हैं। शीतल ने अपने पति को एटीएम से निकली बैंक स्लिप दिखाई तो उनके भी होश उड़ गए। क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से भी स्लिप निकाली, लेकिन बैलेंस तब भी उतना ही था, यानी 99,99,99,394 रुपए। इतनी बड़ी रकम अचानक जनधन खाते में आने से परेशान शीतल और उनके पति बैंक ब्रांच में पहुंचे। वहां उन्हें मैनेजर ना होने की बात कहकर टरका दिया गया। इसके बाद वो 2 बार और बैंक ब्रांच में गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 18 तारीख को जो है हमारी वाइफ ने मुझे बताया कि जो है अकाउंट में जो है 99 करोड़ 90 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने जो है मुझे बहुत अचंभा सा लगा और मैंने जो है इसकी जो है एक रिपोर्ट बनाई और जो है मैं बैंक में गया, एसबीआई में शारदा रोड पर। वहाँ पर जो है देखा कि मैनेजर जो है नहीं है और वो छुट्टी पर गया हुआ है। शीतल ने अपने जनधन अकाउंट में आखिरी ट्रांजैक्शन फरवरी में किया था, तब उनके अकाउंट में सिर्फ 600 रुपए थे। जनधन अकाउंट में कैश जमा करवाने की मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपए है। इसके बावजूद शीतल के जनधन अकाउंट में 99,99,99,394 रुपए का बैलेंस आ गया। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। एसबीआई बैंक की यह दलील है कि शीतल यादव के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। केवाईसी फॉर्म नहीं भरने वाले ग्राहकों के साथ अक्सर बैंक्स ऐसा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बैंक कर्मचारियों को पुराने नोट बदलने और नए नोट बांटने के अलावा कोई दूसरा काम कर ही नहीं रहे, उसकी फुर्सत ही उन्हें नहीं है, तब केवाईसी फॉर्म भरने की क्या तुक बनती है, और वो भी सिर्फ एक जनधन खाते के लिए। हमारा ये सवाल बिल्कुल जायज है, इसका जवाब मिलना लेकिन अभी बाकी है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि दस्तक लेकर अब से कुछ ही पलों में आपके साथ होंगी अंजना। देखते रहिए आज तक।